दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो ड्रेसर का ऑफिशियल सिलेबस है, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज़ जो है वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूं। स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन पे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। 100 क्वेश्चंस के वो सेट्स थे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट थे। जिन्होंने नहीं देखा, वो जा करके ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड कंपोजिशन, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग और ब्लड ग्रुप एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। तो साथियों, इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम थोड़ा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो लगभग एक पेज का होगा। उसके जस्ट बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ब्रीफ जो है स्टार्टिंग जो है ज़रूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चले, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन लेंगे। जो ये रहा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक के लिए जब मैं क्वेश्चन बना रहा था, तो कुछ कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट्स आए थे कि सर एक मार्केट में बहुत अच्छी बुक आई है, आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं उसके मतलब उस बुक के थ्रू भी गया। तो बुक वैसे अच्छी है, ये बेसिक क्वेश्चंस जैसे मुझे चाहिए थे, जो मेरा आकलन कहता है कि बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि इस बुक्स में भी कुछ कमियां हैं, मैं आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या कमियां हैं। बहुत सारी कमियां भी मैंने इसमें नोटिस करी है, लेकिन आपको कमियों पे ध्यान नहीं देना, जो अच्छाई है उनको देखते हुए। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर टॉपिक में आप टॉपिक समझने का प्रयास करें कि ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, उसकी संरचना कैसे कैसे ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, निगरानी कैसे की जाती है। इसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन क्या होता है, रक्त का जमावट, थक्का जमना, वो कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। इसके बाद रक्त विकारों के बारे में पढ़ेंगे। रिगार्डिंग डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रक्त के बारे में। तो अगर रक्त की बात की जाए, तो रक्त को हिंदी में क्या बोला जाता है, रुधिर बोला जाता है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है, जो विभिन्न जीवन क्रियाओं को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो क्या करता है ब्लड, जो जो भी हम खाते हैं या जो भी चीज़ें शरीर के लिए जो जरूरी है, उसका एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टर का कार्य जो है करता है। इसके बाद रुधिर, ब्लड को जो है ना समझने के लिए जो विज्ञान बनाया गया, उसको हीमेटोलॉजी बोला जाता है। हिंदी में बोला जाए रुधिर विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर ही जो है हम ब्लड के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और रुधिर ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त प्लाज्मा जो है इसका मेन कंपोनेंट है। किसी ब्लड जितना भी शरीर में होता है, 8% जो शरीर का टोटल कुल भार, जिसका 8% जो है रुधिर होता है। मान के चलिए कि अगर 100 किलो का कोई आदमी है उसमें, तो 8 kg जो है ब्लड उसमें होगा, 8% जो ब्लड है। इसके बाद व्यस्क महिला में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, और इसके बाद पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड ऑफ प्लाज्मा बोलते हैं इसको। रुधिर का लगभग 55% जो है रक्त प्लाज्मा होता है। औसत मानव में 27 से 30 लीटर रुधिर प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा सुनहरे, ये मेरे ख्याल लाइफ टाइम की बात करी है कि 27 से 30 लीटर, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के ये रखना है कि जितना आपके अंदर ब्लड है ना, मान के चलिए 5 से 6 लीटर आपके अंदर ब्लड है, तो उसका 55% भाग जो है प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है, और इसके बाद 8% जो है रुधिर प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है। तथा अन्य पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन की अगर बात आई है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का, इसमें 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन। ये जो है 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा प्रोथर्मोबिन होता है, किसके लिए, रक्त का थपका जमाने के लिए। और अन्य पदार्थ जैसे हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और विद्युत अपघटन, विटामिन आदि होते हैं। इसके बाद है रुधिर प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं। तो टूट फूट वाले स्थान से जुड़ जाती है। इसका मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि इसमें जो है, अगर मान के चलिए कहीं से वेंस फट गई, ब्लड आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि थक्का जमाने का कार्य जो होता है ब्लड प्लाज्मा ही करता है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर उत्पादन में उनके उपयोग। तो रक्त के गठित तत्वों के 3 प्रमुख प्रकार और कई उप प्रकार होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है। अभी हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है। अब यहाँ पे ये 99, ये गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। जो रक्त का 99% भाग बनाती है, ये गलत चीज़ है। 99% भाग नहीं बनाती। जो आरबीसी है 45 से 55% भाग जो है वो आरबीसी बनाती है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको। इसके बाद हाँ ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के कार्य क्या क्या है। तो ये क्या क्या करती है, जैसे ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, आरबीसी। इसके बाद एटीपी का उत्पादन एवं वहीनियों की शिथिलता। इसके बाद है एस नाइट्रोसिथियोल का निर्माण करती है और प्रतिरक्षा करती है। 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है, ऑक्सीजन का परिवहन और प्रतिरक्षा। ठीक है। डिफेंस सिस्टम, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 2 चीज़ें आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं,
वाइट ब्लड सेल का क्या कार्य होता है? तो वाइट ब्लड सेल जो है सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ती है, एक तरीके से डिफेंस सिस्टम का कार्य करती है। कौन सी? वाइट ब्लड सेल। इसके बाद है नेक्स्ट ग्रेनुअल वाइट ब्लड सेल और कॉर्पसूल्स। तो कणिकाएं तीन प्रकार के कणिका में श्वेत रुधिराणु होते हैं, अर्थात न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स तथा एस्नोफिल्स। ये किसका बताया? वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स बताएं ये तीन। ये ब्रीफ थोड़ा कम है, लेकिन हाँ ठीक है, मोटा मोटी हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चंस में हम लेंगे, और इसके जो है जो वाइट ब्लड सेल के, ये इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि वाइट ब्लड सेल्स के कार्य क्या होते हैं। मेन है सेल्फ डिफेंस, बॉडी को डिफेंस देना। चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें और ज़्यादा ब्रीफ दिया नहीं गया बुक में, जबकि देना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सीधा ही। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, बताया है ऊपर ही। इसके बाद है रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है लाल रक्त कोशिकाओं मुख्य कार्य है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य शरीर को संक्रमण से बचाने का मुख्य कार्य होता है। इसके बाद है रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य थक्के बनाने का होता है। थक्का जो जमता है वो प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। कई बार आपने सुना होगा जब डेंगू होता है प्लेटलेट्स जो है कम हो जाते हैं, तो जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लीडिंग कहीं से भी होने लग जाती है, पतली पतली नसों से ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं। रीज़न क्या? कि थक्का जमाने की जो शक्ति होती है उस ब्लड की वो कम हो जाती है। चलिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से पानी पाया जाता है। ऊपर कितने परसेंट पानी था ये भी बताया जा चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका जो आंसर है 120 दिन है। अच्छा 120 दिन के बाद होता क्या है कि लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद प्लीहा स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, प्लीहा स्प्लीन जो है, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि रक्त का जो है कब्रगाह किसको कहा जाता है? कब्रगाह मतलब कि कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखे हैं। तो प्लीहा जो है ना, स्प्लीन जो है, वहाँ पे रक्त जो है जा करके जो है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना प्लीहा स्प्लीन जो है इंपॉर्टेंट है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार में से एक कौन सा है? तो लिम्फोसाइट्स जो है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, लिम्फोसाइट। इसके बाद प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में मेगाकारियोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनते हैं। चलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, जो थोड़ा क्षारीय एल्कलाइन होता है। ठीक है। इसके बाद है 11th, रक्त में कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोज एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। चलिए 12 देखते हैं, रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑस्मोटिक दबाव को बनाए रखने में मदद करता है? तो एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त में ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखने में मदद करता है। 13वां, रक्त में कौन सा खनिज ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है? तो लोहा हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। इसके बाद रक्त में, अब ये हीमोग्लोबिन और लोहा से आपको याद रखना है कि कभी भी जब किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम उसको आयरन देते हैं, तो आयरन खाने से जो है उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। यहाँ 25वां क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फैगोमोनोमीटर आपको याद रखना है, ये जरूरी है। स्फैगोमोनोमीटर आपको याद रखना है, ये जो है रक्तचाप मापने के कार्य आता है, उस मशीन को जो है स्फैगोमोनोमीटर बोलते हैं। रक्तचाप को किस इकाई में मापा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो mmHg में मापा जाता है, मिलीलीटर, और इसके बाद पारा में नापा जाता है। एम मतलब मिलीलीटर, और Hg केमिकल फॉर्म है किसका? पारा का। मरकरी को Hg बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका ये याद रखना है आपको। इसके बाद है 27th, रक्तचाप को कितने प्रकार से मापा जाता है? तो रक्तचाप को जो है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक में नापा जाता है, दो तरीके याद रखना। रक्तचाप जब हम नापते हैं तो रक्त जो है ऊपर वाला और नीचे वाला दो ही चीज़ें होती है, जिसको सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक रक्तचाप क्या दर्शाता है? तो सिस्टोलिक रक्तचाप हृदय के संकुचन के दौरान धमनियों में अधिकतम दबाव को दर्शाता है कि कितना जब संकुचित हो रहा है तो कितना दबाव पड़ रहा है उस पर, वो दर्शाता है आपका सिस्टोलिक। इसके बाद डिस्टोलिक रक्तचाप क्या दर्शाता है? डिस्टोलिक रक्तचाप हृदय के आराम के दौरान धमनियों में न्यूनतम दबाव को दर्शाता है कि अगर आप बिल्कुल मतलब संकुचित ना होकर के नॉर्मल में कितना दबाव पड़ रहा है। तो कभी भी ये है कि अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी का सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, तो सिस्टोलिक किसी का ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा आ रहा है तो वो ज़्यादा कंसर्न वाला है, या डिस्टोलिक बढ़ा रहा है? तो डिस्टोलिक अगर किसी का बढ़ा आता है तो वो ज़्यादा कंसर्न की चीज़ है, उसके लिए डॉक्टर्स जो है ज़्यादा
ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। समान रक्तचाप कितना होता है? तो समान रक्तचाप जो है 120/80। आपको ये ध्यान रखना 120 ऊपर और 80 नीचे ही होना चाहिए। इस मापने का तरीका यही है कि जो ऊपर वाला पार्ट जो है, जो ज़्यादा वाला जो पार्ट है वो ऊपर आए और दूसरे वाला नीचे आए। इसके बाद है इसमें मतलब कहने का मतलब है सिस्टोलिक ऊपर आए और डिस्टोलिक नीचे आए। इसके बाद है उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना है, ठीक है। जब वो 120/80 से ऊपर चला जाता है, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट 120 से ऊपर चला गया और 80 से ऊपर ये चला गया, इससे अधिक इस मतलब इतना आने पे जो है उसको हाइपरटेंशन बोला जा सकता है। 32 निम्न रक्तचाप हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर नीचे आता है, किसी का कम रहता है, तो उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। हाइपरटेंशन मतलब कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, हाइपोटेंशन जिसका ब्लड प्रेशर कम हो। इसके बाद 33वां रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक क्या है? तो आयु, लिंग, तनाव, आहार और शारीरिक गतिविधियां रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्तचाप मापने के लिए स्टेथोस्कोप कहाँ रखा जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए स्टेथोस्कोप जो है कोहनी के अंदर ब्रोकियल धमनी पर रखा जाता है। ब्रोकियल धमनी आपको याद रखना है, ब्रोकियल धमनी से जो है रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप मापने के दौरान स्फिग्नोमीटर के कफ को कहाँ बांधा जाता है? तो पता ही है आप लोगों को, स्फिग्नोमीटर कफ को कोहनी के ऊपर बांधा जाता है। रक्तचाप मापने के दौरान कफ को कितनी तेजी से फुलाना चाहिए? कफ को मध्यम गति से फुलाना चाहिए ताकि सटीक माप मिल सके। इसके बाद रक्तचाप मापने के दौरान कफ को कितनी तेजी से डिफ्लेक्ट करना चाहिए? तो कफ को धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि कोरोटकोफ ध्वनि को सुना जा सके, ठीक है। होता क्या है, जब आपने सबसे पहले तो आपने प्रेशर कर करके जो है थोड़ा प्रेशर कर दिया आपने, क्या नाम है, डिफ्लेक्ट किया उसको। इसके बाद धीरे धीरे जब आपने उसको छोड़ा, तो छोड़ने का तरीका जो है धीरे धीरे ही होता है, एक साथ आप नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे ही छोड़ेंगे तभी जो है कोरोटो कोफ ध्वनि जो होता है वो आप सुन पाएंगे, जिससे पता चल पाएगा ब्लड प्रेशर कितना है। उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? कोरोटोकोफ ध्वनि बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर के टाइम सुना जाता है। इसका कोरोटकोफ ध्वनि क्या है? कोरोटकोफ ध्वनि रक्त प्रवाह की आवाज़ है जो कफ को डिफ्लेक्ट करते समय सुनी जाती है। इसके बाद रक्तचाप का पहला कोरोटकोफ ध्वनि क्या दर्शाता है? जो पहला होगा वो ध्वनि जो है, रक्तचाप का पहला कोरोटकोफ ध्वनि सिस्टोलिक दबाव को दर्शाता है। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला दबाव, जैसे 120/80 है तो सिस्टोलिक 120 हुआ, तो सबसे पहले 120 वाला दबाव सुना जाएगा। इसके बाद जब धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे तो उसको जो है सिस्टोलिक दबाव सुना जाएगा। रक्तचाप का अंतिम कोरोटकोफ ध्वनि कब दर्शाया जाता है? वो जो है डायस्टोलिक में सुना जाएगा आपको। 41वां रक्तचाप को किस समय मापने में सबसे अच्छा होता है? तो रक्तचाप आराम स्थिति में मापना सबसे अच्छा, आपको एक्यूरेट चाहिए तो मॉर्निंग का टाइम अगर इसमें होता ना, तो सुबह के समय जगने के तुरंत बाद, तो उस टाइम जो है रक्तचाप बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है कि आपका नॉर्मल लाइफ में रक्तचाप कितना है। हालांकि इसमें मॉर्निंग का जो है ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है इसमें सिर्फ आराम की स्थिति में लिख सकते हैं। रक्तचाप मापने में पहले कितने मिनट तक आराम करना चाहिए? तो रक्तचाप मापने में से पहले लगभग 5 मिनट तक जो आराम करना चाहिए। अगर मान के चलिए आप कहीं से सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, तो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, इसलिए 5 मिनट का वेट जरूरी है। रक्तचाप मापने के दौरान बाजू को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो रक्तचाप मापने के दौरान बाजू को हृदय के स्तर पर रखना चाहिए, हृदय के बराबर में रखना चाहिए। इसके बाद है रक्तचाप मापने के दौरान पैर किस स्थिति में होने चाहिए? रक्तचाप मापने के दौरान पैर फर्श पर सपाट होने चाहिए, ठीक है। रक्तचाप मापने के दौरान बात करनी चाहिए कि नहीं? तो रक्तचाप मापने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए, वरना डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्मल और नहीं आ पाएगा। रक्तचाप मापने के दौरान कफ को कितना फुलाना चाहिए? तो इसका है सिस्टोलिक दबाव से 30 mmHg ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। रक्तचाप मापने के दौरान कफ को डिफ्लेक्ट करने की दर क्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 mmg प्रति सेकेंड व्याख्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्तचाप मापने के दौरान कितनी रीडिंग लेनी चाहिए? सटीक माप के लिए 2 रीडिंग लेनी चाहिए और इसका औसत निकालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्तचाप का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो रक्तचाप का रिकॉर्ड रोगी की फाइल, डॉक्टर के कार्यालय और डिजिटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। हालांकि इसमें एक करेक्शन और है कि जो रक्तचाप है बीपी सीट अलग से होती है, उसमें मार्क करना होता है। रक्त समूह में किस प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो रक्त समूहों को लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एबीओ प्रणाली द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हो गया मेन, आपको है एबीओ प्रणाली, एबीओ सिस्टम आपको याद रखना है, जिसमें के रक्त को जो है वर्गीकृत किया जाता है कि कौन सा रक्त है ये। एबीओ प्रणाली में कितने मुख्य रक्त प्रमुख समूह होते हैं? तो एबीओ प्रणाली में 4 रक्त समूह होते हैं। एबीओ प्रणाली में 4 मुख्य रक्त समूह हैं, ए बी और ओ, ठीक है।
ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इसके बाद है रक्त समूह में ए में कौन सा एंटीजन होता है, तो रक्त समूह ए में लाल रक्त कोशिकाओं का सतह पर ए एंटीजन होता है। रक्त समूह बी में कौन सा एंटीजन होता है, तो रक्त समूह बी में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर बी एंटीजन होता है। सिंपल है, ये याद हो जाएगा आपको इजीली। इसके बाद है 54 रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन होता है, इसमें दोनों होता है, ए बी एंटीजन दोनों होगा इसमें। इसके बाद रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है, तो ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों ए और बी, क्या होगा बताइए, तो डी इसका आंसर है, कोई एंटीजन नहीं है इसमें, रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसके बाद है 56 आर एच का कारक, आर एच फैक्टर क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका आंसर है, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक प्रोटीन व्याख्या, आर एच कारक लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन से रिलेटेड है, आपको सिर्फ इतना रखना है याद भी, लाल रक्त कोशिकाओं सतह पर एक प्रोटीन जो है ये आर एच फैक्टर का कारण होता है। इसके बाद है आर एच पॉजिटिव रक्त का क्या अर्थ है, तो आर एच पॉजिटिव रक्त का अर्थ है कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर आर एच कारक उपस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर एच निगेटिव का क्या अर्थ है, तो आर एच निगेटिव का अर्थ है आर एच कारक अनुपस्थित है, सिंपल सी बात है। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मतलब यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी ब्लड दे सकता है वो कौन सा होता है, वो ओ होता है। ओ वाला आदमी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है। इसके बाद सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है, तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो है ए बी व्याख्या, रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये किसी से भी सबसे ही प्राप्त कर सकता है, ए से भी प्राप्त कर सकता है, बी से भी प्राप्त कर सकता है और ओ से भी प्राप्त कर सकता है। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% आने वाले हैं आपको, बस ये ना मैं एक छोटा सा जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बारे में, एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक पर आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रक्त के थक्के जमाने यहाँ 61 देखते हैं। रक्त के थप्पे जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कॉगुलेशन बोला जाता है उसके, रक्त के का थक्का जमना कॉगुलेशन को, कॉगुलेशन जो है रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन के रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के, ये रहा। इसके बाद है रक्त के थक्के जमाने में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कैल्शियम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के इंपॉर्टेंट है थक्के जमाने के लिए, अगर खनिज पूछे तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं कि रक्त के थक्के जमाने में कौन सा प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजेन रक्त, ये जरूरी है बताना। और रक्त के थक्के जमाने के परिमाण कौन सा एंजाइम को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, तो थ्रोम्बोबिन जरूरी है, ये थ्रोम्बोबिन। इसके बाद इधर आप आ जाइए फाइब्रोनोजोन, इसके बाद है कैल्शियम और इसके बाद है कैल्शियम के बाद विटामिन के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 65 रक्त के थक्का जमाने की परिमाण कौन सा एंजाइम, ये तो हो चुका। 66 रक्त के थक्के जमाने की परिमाण कौन सा कारक थ्रोम्बोबिन के निर्माण को सक्रिय करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का कारक थ्रोम्बोबिन के निर्माण को सक्रिय करता है। रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में कौन सा कारक थ्रोम्बोबिन में परिवर्तित प्रोथ्रोम्बोबिन को थ्रोम्बोबिन में परिवर्तित करता है, तो कैल्शियम। इसके बाद है रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में कौन सा कारक फाइब्रिन जाल बनाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे। इसके बाद है 69 रक्त के थक्के को घुलने से रोकने के लिए कौन सा प्राकृतिक एंटी कोगुलेंट रक्त में मौजूद होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेपरिन के बारे में मैंने बोला था कि आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा। हेपरिन रक्त में मौजूद एक प्राकृतिक एंटी कोगुलेंट है जो थक्के को घुलने से रोकता है। ठीक है, तो हेपरिन क्या है, हेपरिन एक तरीके से जो है शरीर के अंदर ही होता है और वो क्या करता है कि अगर थक्का जम गया तो उसको घुलने से जो है रोकता है। इसके बाद रक्त के थक्के को घुलने में मदद करने के लिए कौन सा एंजाइम रक्त में मौजूद होता है, तो पोलाइजिमिन एंजाइम मौजूद होता है। रक्त के थक्के की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रक्त के थक्के की कमी से होने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है। रक्त के थक्के के अत्यधिक घटन से होने वाली बीमारी कौन सी है, अगर ज़्यादा ही थक्का किसी को हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, रक्त के थक्के के अत्यधिक गठन होने से वाली एक बीमारी है ये। 73 रक्त के थक्के में के गठन को रोकने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, एंटीकोगुलेंट दवा का उपयोग किया जाता है। अगर किसी के ज़्यादा रक्त का थक्का जम रहा है तो एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ दी जाती है। एनीमिया क्या है, तो एनीमिया जो एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, जिसमें ऊतकों को ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एनीमिया क्या है कि जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं,
तो रेड ब्लड सेल बढ़ते कैसे हैं, अगर इसमें ऑप्शन होता आयरन की कमी से भी जो है एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया को क्या कहते हैं? तो इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वही बात आ गई ना जो ऊपर मैं बता रहा था, ये रहा। इसके बाद है 76, विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पार्नीसियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का विकार है? तो सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य सिकल आकार की होती हैं। अप्लास्टिक एनीमिया किस कारण होता है? तो अप्लास्टिक एनीमिया अस्थि मज्जा के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अप्लास्टिक एनीमिया किस कारण होता है? अस्थि मज्जा जब नष्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उस कारण जिससे सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है। होता क्या है, आपको इस पे याद कैसे रखोगे कि ज़्यादातर जो है रक्त कोशिकाएं जो है ना किसी अस्थि मज्जा में उसका निर्माण होता है, और जब अस्थि मज्जा में ही दिक्कत आ जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो एनीमिया होना ज़रूरी है कि अगर ब्लड कम हो जाए, चाहे वो रेड ब्लड सेल कम हो, वाइट ब्लड सेल हो, तो इसकी वजह से जो अप्लास्टिक एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ल्यूकेमिया क्या है? तो ल्यूकेमिया जो है रक्त एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें अस्थि मज्जा में असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं बनती है। ऊपर हमने पढ़ा कि अस्थि मज्जा में कोई ब्लड जो है बनना बंद हो जाए, लेकिन इसमें क्या है, अगर ज़्यादा बनने लग जाए, ठीक है, असामान्य रूप से बनने लग जाए, तो उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। हीमोफीलिया क्या है? ये जो अब क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, ये सब जो है शब्द हैं खाली, ये इतने डीप नहीं है, इसलिए इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, मतलब कि अनुवांशिक विकार का क्या मतलब समझते हैं आप? हेरिडेटरी बीमारी है, ठीक है, जो कि पिताजी से पुत्र को लग सकती है, माँ से पुत्र को या पुत्री को लग सकती है। उसमें रक्त का थक्का जमाने की क्षमता कम हो जाती है। हीमोफीलिया क्या है? उसमें रक्त की थक्का जमाने की जो एक वो है प्रभाव जो है वो कम रहता है। थ्रोम्बोसिस क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्रोम्बोसिस रक्त में रक्त का थक्का बनना। व्याख्या, थ्रोम्बोसिस रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनना है जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो सकती है। तो थ्रोम्बोसिस क्या है कि अगर किसी के वेसल्स में ही जो है एक तरीके से थक्का जमने लग गया, तो रक्त का सप्लाई बाधित हो जाएगा, तो उसी को जो है थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस गहरी सिरा में रक्त का थक्का बनना जो है आमतौर पर, इसको जो है क्या कहते हैं? डीप वेन। तो वही जैसे ऊपर था, सिर्फ थ्रोम्बोसिस, डीप वेन हो गया तो ज़्यादा अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म फेफड़ों की धमनियों में रक्त का थक्का बनना है जो DVT की जटिलताएं हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। चलिए, पॉलीसिथेमिया, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर है जो एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या है? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम अस्थि मज्जा का विकार है जिसमें रक्त कोशिकाएं ठीक से नहीं बनती है। चलिए 89 देखते हैं हम, ऑटो इम्यूनी हेमोलिटिक एनीमिया क्या है? तो ऑटोइम्यूनिक हेमोलिटिक एनीमिया की प्रतिरक्षा प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इसके बाद है G6PD की कमी। G6PD डेफिशिएंसी क्या है? G6PD की कमी लाल रक्त कोशिकाओं का आनुवांशिक विकार है जो कुछ दवाओं और खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है। चलिए अब फिर से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, याद रखना आपको। तो ये है आपका थैलीसीमिया क्या है? तो थैलीसीमिया जो है लाल रक्त कोशिकाओं आनुवांशिक विकार है। तो थैलीसीमिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है उसका कम होता रहता है, उसी को थैलीसीमिया बोलते हैं। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वॉन विलब्राड रोग। ठीक है, वॉन विलब्राड रोग डिजीज़ क्या है? तो ये है वॉन विलब्राड रोग एक रक्त का थक्का जमाने का विकार है। इसके बाद डिसेमेंटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, DIC क्या है? तो DIC एक गंभीर स्थिति है जिसमें रक्त वाहिकाओं में थक्के बनते हैं और रक्तस्राव होता है। होमोक्रोमेटोसिस क्या है? होमोक्रोमेटोसिस एक आनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर बहुत अधिक आयरन अवशोषित करता है।
चलिए नाइट्रो देखते हैं। पोर्फिरिया क्या है? पोर्फायरिया जो है एक तरीके से हीमोग्लोबिन का विकार। चलिए 96 क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? तो 4.5 से 5.7 लीटर तक। ये जो है DSSB स्टाफ नर्स में आ चुका है। अब सोचिए, मैं ना अभी ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार बेसिक 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 रट लगाए रहता हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। अब ना इसमें जो बहुत अच्छा कार्य किया है इन किताब वालों ने कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ डाले हैं, इससे आपको पता चलेगा कि मैं अभी तक बेसिक बेसिक की रट क्यों लगाता हूँ। प्योर बेसिक क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो 4.5 से 5.7 लीटर तक रक्त होता है। इसके बाद 97, निम्नलिखित में से कौन सा हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? कौन सा? श्वास नली। सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं श्वास नली के द्वारा ही फेफड़ों में जाता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने की हृदय को क्या मदद करता है? तो इसमें जो है बी, पता है आपको, संकुचन से जो है हृदय पंप करता है। संकुचन और कंप्रेशन पढ़ाया हुआ मैंने फिजियोलॉजी और उसमें एनाटॉमी वाले इसमें क्लास में। इसके बाद शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने का हृदय को क्या कहते हैं? ये संकुचलन हो गया। इसके बाद 99, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दों तक पहुंचाता है, वह क्या है? तो वह है रक्त। वह अपशिष्ट पदार्थ भी जो है रक्त के थ्रू से ही बॉडी से एक्सक्रिएट होता है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन खुद के बने हुए हैं, हालांकि मैं आज बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस बने हुए हैं, अगर वो वीडियोस आप अगर अच्छे से देखें तो वो प्रॉपर बेसिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बुक्स में जो है कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चा कन्फ्यूज़ होगा कि ये भी याद करना है कि नहीं करना। लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ जिस वीडियो में, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा के सेल द्वारा उत्पादित होती है। इसके बाद एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है, तब उसे डैश रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है। सीधी सी बात है कि आपात स्थिति है, उसको ब्लड चाहिए और इतना टाइम है नहीं, तो ओ के साथ जो है उसको जो है फटाक से किया जा सकता है, क्योंकि ओ जो है सार्वभौमिक दाता है, वो किसी को भी दे सकता है। तो जब किसी को भी दे सकता है, अगर ओ से उससे करेंगे, फटाफट से मिलाएंगे, क्रॉस मैच करेंगे और उसको जो हम चढ़ा सकते हैं उस ब्लड को। इसके बाद 102, आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो, तो डैश रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है। तो इसका ए है वही ओ निगेटिव। चलिए, अंतशिरा से औषधि को देना आमतौर पर बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए? अंतशिरा से। अंतशिरा का मुझे एक्चुअल में इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इसका आंसर देख लेते हैं। ए, 6 साल से नीचे के गंभीर रूप से बीमार बच्चों को दिया जाता है अंतशिरा से। RH एंटीजन, तो RH एंटीजन क्या है? RH एंटीजन एक एंटीजन डी है। एंटीजन एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन हैं। तो ये पढ़ा चुका हूँ ऊपर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और मायोसिन और फाइब्रोनोज। तो इसमें ये 3 तो हमने प्रोटीन है पढ़े थे, एल्बुमिन, इसके बाद ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोज, ये मायोसिन नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद 106, डैश सार्वत्रिक रक्तदाता है। कौन सा? डी, वो जो है सबको दे सकता है। मैंने ऊपर बताया था कि ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है, और ब्लड से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक बार ब्लड को और लूँगा, खास करके ब्लड ग्रुप्स को। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो कौन सा सब सर्वग्राही है? उपयोग प्रश्न की व्याख्या देखें। अच्छा, कौन सा सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है? कौन? AB, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो O निगेटिव को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य जो है उपरोक्त विकल्पों में से सभी कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण के स्थलों के लिए प्रतिरक्षियों को ले जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या है? रक्त का अध्ययन जो है हिमेटोलॉजी है। चलिए इसके बाद 110 के बाद आते हैं हम अपने 111 पे। एसए नोड क्या कहाँ स्थित होता है? तो एसए नोड जो है दायां आलिंद में। एक 20 वर्षीय वयस्क में सामान्यतः सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होगा? तो 20 वर्ष में जो है कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। सिस्टोलिक बताया था ऊपर का, अगर डिस्टोलिक होता नीचे का। तो अगर यहाँ पे दिखा होता डिस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आता 80 जो है सही होता, और अगर सिस्टोलिक है तो 120 सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है? तो सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? 120, ठीक है, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? 80। इसके बाद चलते हैं, शरीर का परिवहन तंत्र क्या है? तो ब्लड जो है शरीर का परिवहन तंत्र है।
हृदय वाहिका या तंत्र, परिवहन तंत्र वैसे ब्लड होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, तो हृदय की वाहिकाएं जो है उस वही ब्लड को लेकर के जाती है, तो ये जो है शरीर का परिवहन तंत्र है। मनुष्य के हृदय में चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं? जो है 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। जो हार्ट है इस तरीके से बना होता है, तो इस तरीके से जो 1 2 3 4, तो ये 4 जो है इसमें 2 क्या नाम है, एंट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसके बाद है 16 सिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं कहलाती है, तो सिराओं की सबसे छोटी वाला है सिरिका कहलाती है। एक सामान्य वयस्क में 1 मिनट के दौरान हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त परिमाण क्या है? वो है DX जो है 5000 ml पर मिनट। 5000 ml पर मिनट जो है हृदय जो है पंप करता है ब्लड को। इसके बाद हृदय धड़कन किसके द्वारा शुरू होती है? तो हृदय धड़कन जो है SA नोड के द्वारा शुरू होती है। चलिए 119वां देखते हैं, परिधेय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये धमनियों पर के व्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलते हैं, डायफ्राम को रक्त की ऊपर आपूर्ति करने वाली धमनी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, निचली फ्रेनिक धमनियाँ। इसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कोशिकाएं फैगोसाइटिक के रूप में कार्य करती है? तो फैगोसाइटिक के रूप में मैक्रोफेज जो है फैगोसाइटिक के रूप में कार्य करती है। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़े के हृदय तक रक्त को लेकर के जाती है? तो ये फुफ्फुस सिरा जो है लेकर के जाती है। हृदय की ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? हार्ट वॉल्स बंद होना। हृदय की ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है हार्ट वॉल्स बंद होना। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हृदय की ध्वनि हार्ट वॉल्स के बंद होने एवं खुलने के कारण होती है, जो धक धक की आवाज़ जो हम सुनते हैं। इसके बाद जो है भारत में हृदय स्टेनोसिस का सामान्य कारण क्या है? तो हृदय स्टेनोसिस का सामान्य कारण रूमेटिक ज्वर, तो रियोमेटिक फीवर जो है सबसे सामान्य कारण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स किसके कारण होता है? तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर डेप्लोराइजेशन के कारण होता है। सामान्य पोर्टल सिरापारक दबाव क्या है? तो ये जो है पोर्टल सिरापारक दबाव 5 से 10 मिलीमीटर पारा। प्लाज्मा में ज़्यादातर मौजूद होने वाले केटायन क्या है? तो सोडियम केटायन। सब जो है थोड़े से बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आगे, स्टाफ नर्स जो है नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद है वैसो डायलेटर के प्रभाव में शामिल, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेट मी सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। रक्त के लिए सर्वग्राही क्या है? अच्छा चलिए, ये चार्ट आ गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं ये थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए सबसे पहले रक्त के प्रकार क्या क्या है? ए पॉजिटिव, ठीक है, इसके बाद ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये सारे प्रकार हो गए। इसके बाद है रक्त दे सकता है। ए पॉजिटिव में देखिए, ए पॉजिटिव जो है किस किस को दे सकता है? ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी पॉजिटिव में भी ए अवेलेबल है, इसलिए ये दे सकता है। इसके बाद चलते हैं, रक्त ले किस किस से सकता है? ए पॉजिटिव वाला, तो लेने के लिए ए पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, ए निगेटिव वाले से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और ओ निगेटिव वाले से भी ले सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल है, किसी को भी दे सकता है, और ए वाला तो ए से ले ही सकता है, तो ये हो गया। इसके बाद है ओ पॉजिटिव, किस किस दे किसको सकता है? सबको दे सकता है। ओ पॉजिटिव जो है सबको दे सकता है, और ले किससे सकता है? लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ वाले से ही, ओ पॉजिटिव से ले ले या ओ निगेटिव से ले ले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बी पॉजिटिव, दे किसको सकता है? बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव वालों को, और ले रक्त ले किससे सकता है? किसी से भी, मतलब बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव से। ए बी पॉजिटिव रक्त दे किसको सकता है? ए बी पॉजिटिव वाले को, और ले किससे सकता है? सबसे ही ले सकता है ये। ए निगेटिव क्या करता है? रक्त किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, और ले किससे सकता है? ए माइनस ए निगेटिव और ओ निगेटिव से। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें जो है, ये तो चीज़ें चार्ट आप पढ़ लेंगे, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा दूँ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, दे सकता है, जब दे सकते हैं पे आ रहा है तो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ठीक है, और जब लेने की बात आती है तो वो निगेटिव वाले से भी ले सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, खास करके ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव की, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये चार्ट आपको अच्छे से जो है देख करके जाना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? तो बी जो है इस्केमिक हृदय रोग जो है जन्मजात नहीं है। गर्भनाल अम्बलाइकल कोड में क्या होता है? तो अम्बलाइकल कोड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये
अपरा पोषक धमनी और शिरा होती है। अम्बिलिकल कोर्ड जो है ना गर्भनाल होता है, जिसके माध्यम से जो है ना बच्चे को सारा जो है मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं पहुंच रहा होता है जब वो पेट में होता है। तो गर्भनाल कोर्ड में अपरा पोषक धमनी और शिरा होती है। गर्भाशय नलियाँ अंडाशयों से अंडाणुओं और को प्राप्त करके निषेचन फर्टिलाइजर तक इसका भंडारण एवं पोषण करता है। चलिए, कौन सी धमनी आर्टरी अमाशय में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है? ये सी है सेलिएक। शरीर में चिकित्सीय रक्त लिथियम का स्तर क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट। हृदय की अंतरतम परत को क्या कहा जाता है? नॉट इम्पोर्टेंट। हृदय की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? नॉट इम्पोर्टेंट। एम्ब्लोलिज्म का सबसे आम कारण है? हृदय चक्र की सामान्य अवधि कितने सेकंड की है? 0.8 सेकंड की। चलिए, इसके बाद संपादन की कमी पल्स डिफिशिएट क्या होता है? तो पल्स डिफिशिएट जो है एपिकल और रेडिकल पल्स दरों के बीच का अंतर है। हेप्टिक कोमा प्लाज्मा में डैश स्तर के बढ़ने के कारण होते हैं, तो क्या होते हैं? एमोनिया। हाइपोकिस्मिया क्या है? तो हाइपोकिस्मिया जो है रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोकिस्मिया कहते हैं। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लें, ठीक है। इसके बाद है प्रति मिनट प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा बाहर निकालने वाले रक्त को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डी, हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त को आयतन कार्डियक आउटपुट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीकोगुलेंट एजेंट क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, हेपरिन है, पता भी है आपको। इसके बाद है इनमें से क्या मेसोडर्म द्वारा निर्मित है? तो हृदय और पिष्ट ऋजु का निर्माण मेसोडर्म द्वारा होता है। रक्तदाब नापा जाता है तो क्या है? स्फेगोमीटर से नापा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे ब्लड पे। आशा करता हूँ क्वेश्चन ठीक समझा पाया होऊंगा। अगर इसमें कुछ कमी रही है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर बुक से ही मैं चलूँ तो मैं बुक से चलूँगा। अगर आपको लगता है कि जो मेरे पहले क्वेश्चन थे अगर उसी तरीके के आपको चाहिए तो मैं उस तरीके से भी बना सकता हूँ। उसमें थोड़ा मेरा मेहनत ज़्यादा लगता है, इसमें मेरी मेहनत थोड़ी कम लगती है, तो मैं इस पर जो है ज़्यादा वीडियोज़ बना पाऊँगा बुक से। और उसमें जो है वीडियोज़ थोड़े से कम बन पाते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से मुझे पता चलता है कि चीज़ें सही हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।